प्रिय विद्यार्थियों, MA फाइनल हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र साहित्य शास्त्र की यूनिट 5 प्रतीक, बिंब, मिथक और फैंटेसी, इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने प्रतीक और बिंब के बारे में अध्ययन किया। आज हम मिथक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों ने रामायण, महाभारत या इनकी तरह ही पौराणिक कथाएं सुनी होगी या देखी होगी। ये क्या है? सरल शब्दों में हम इनको मिथक कहते हैं कि जिनको हमने देखा नहीं, खुद ने पुरानी जो कथाएं हैं उनसे ज्ञान ग्रहण किया है कि कभी राम था, रावण था, कृष्ण थे, शिव थे। तो ये क्या है? मिथक है। मिथक अंग्रेजी के मिथ और ग्रीक शब्द माइथोस पर आधारित है। मिथ का प्रयोग कल्पित कथा या पौराणिक कथा के लिए किया जाता है, यानी कल्पना के आधार पर निर्मित कथा या पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाएं जैसे रामायण है, महाभारत, ये क्या है? पौराणिक कथाएं हैं। ये इनको हम मिथक कहते हैं। तो मिथक पर अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया, यानी ऐसी कथा जो मनगढ़ंत हो उसको मिथक कहा। मिथक परंपरागत अनुश्रुत कथा है। क्या अर्थ है इसका? परंपरागत अनुश्रुत कथा। परंपरागत जो परंपरा से चली आ रही हो, परदादा ने आगे सुनाई दादा को, और दादा ने अपने पिता को, और अपने पिता ने अपने को, और हम आगे सुनाएंगे। ये क्या है? परंपरा से चली आ रही है। अनुश्रुत सुनी सुनाई कथा, आगे से आगे जिनको सुनाते चलते हैं। तो मिथक परंपरागत अनुश्रुत कथा है जो किसी अति मानवीय प्राणी या घटना से संबंधित होती है और जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर ली जाती है। अब जैसे इसमें शब्द आए हैं अति मानवीय प्राणी। अति मानवीय क्या है? अब जो मनुष्य है, मानव है, उससे किसी विशेष योग्यता का होना, जैसे हनुमान जी है। हनुमान कथा है, ये पौराणिक कथा है, मिथक है, और इसमें हनुमान जी है वो अति मानवीय है। उनमें उड़ने की क्षमता है या इनमें कोई विशेषता है जो अब के जो मनुष्य है उनसे ये अलग सिद्ध होते हैं। तो ये है अति मानवीय प्राणी। तो मिथक है ये परंपरागत अनुश्रुत कथा है जो किसी अति मानवीय प्राणी या घटना से संबंधित होती है और जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। तो मिथक आपके समझ में आ गया होगा कि किसको कहते हैं। पौराणिक जो कथाएं हैं उनको मिथक कहते हैं। जैसे नरेश मेहता ने लिखी संशय की एक रात। संशय की एक रात काव्य में राम है वो संशय में है कि क्या एक सीता के लिए इतना नरसंहार करना उचित है। तो ये है मिथक, राम, सीता इत्यादि। अब मिथक की विशेषताएं। यह लोक प्रसिद्ध मनगढ़ंत या पौराणिक कथा होती है। मिथक क्या है कि लोक प्रसिद्ध मनगढ़ंत या पौराणिक कथा होती है। इसमें अति मानवीय प्राणी या घटना का उल्लेख होता है। मिथक में क्या होता है? अति मानवीय, मानवों से अधिक विशेषताएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशेषताओं का या घटनाओं का होना, जैसे उड़ना या मृत्यु को प्राप्त होने के बाद में पुनर्जीवित होना या देवीय शक्तियों का समाहित होना इत्यादि। जो अब के
जीवन में नहीं होती वो है अति मानवीय घटनाएं या अति मानवीय प्राणी। इसकी घटनाएं बिना तर्क के स्वीकार कर ली जाती है, यानी बिना तर्क वितर्क के ये घटनाएं स्वीकार कर ली जाती है। जैसे राम कथा में हम कहें कि हनुमान जी कैसे उड़ सकते हैं, उनके पंख थोड़े ही थे, तो ये तर्क यहाँ पर काम नहीं करते, इनको बिना तर्क के ही स्वीकार करना पड़ता है। इसमें विस्मयपूर्ण एवं कौतूहलपूर्ण घटनाएं होती हैं कि अचंभित करने वाली और कौतूहलपूर्वक घटनाएं होती है। वह अनेक आद्य बिंबों का गुच्छ होता है। मिथक के क्रियाकलाप और कथा मानवेतर विशेषतः देवताओं से संबंधित होते हैं और वह लोक विश्वास पर आधारित होता है। मिथक बुद्धि मूलक न होकर सहजात वृत्ति सहजात होते हैं और वे सामूहिक अचेतन मन से संबंध है। अब मन है जो अपना 3 प्रकार का होता है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। क्या होता है? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो चेतन जैसे हम दिन में जो भी काम करते हैं वो चेतन अवस्था है। पूर्णतः जागृत होकर बिना कल्पना के जो हम काम करते हैं वो चेतन अवस्था है। अचेतन नींद में कई बार क्या होता है, नींद में व्यक्ति चलता है, बोलता है, वो है अचेतन। और अर्धचेतन जो कि बिल्कुल ना ही सोया हुआ हो और ना ही जागा हुआ, बीच की जो अवस्था है वो होती है अर्धचेतन। तो मिथक है ये सामूहिक अचेतन मन से संबंध होते हैं। मिथक को साहित्य की एक महत्वपूर्ण टेक्निक माना गया है जिसके माध्यम से अचेतन को प्रकाश में लाया जाता है तथा अनुभूति को प्रत्यक्ष करने में सहायता मिलती है। मिथक के माध्यम से इतिहास से जुड़ने की कलात्मक क्षमता भी काव्य में आ जाती है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मिथक हैं ये पौराणिक कथाओं से संबंधित होते हैं, तो इससे हमें इतिहास से जुड़ने की भी क्षमता प्राप्त होती है। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, नरेश मेहता की संशय की एक रात, मिथक पर आधारित ऐसी कृतियां हैं जिनमें आधुनिक भावबोध को अभिव्यक्त किया गया है। कामायनी में क्या है, मनु जो कि सृष्टि के प्रथम प्राणी माने जाते हैं, प्रथम मनुष्य माने गए हैं कि जिनसे और सृष्टि का विकास हुआ, उनकी कथा को दिखाया गया है। अंधा युग महाभारत की घटनाओं पर आधारित है। संशय की एक रात, इसकी बात अपने पहले कर चुके हैं कि राम संशय में हैं कि क्या एक सीता के लिए इतना नरसंहार करना उचित है। तो उनके मन की जो उठापटक है, ऊहापोह की स्थिति है, संशय की स्थिति, उसको नरेश मेहता ने अभिव्यक्त किया है। तो ये भी मिथक पर आधारित काव्य कृतियाँ हैं जिनमें आधुनिक भावबोध को अभिव्यक्त किया गया है। डॉक्टर एस गुप्त के अनुसार कविता में मिथकों का प्रयोग सायास नहीं, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। यानी धक्के से मिथकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनका स्वाभाविक रूप से प्रयोग होना चाहिए। उन्हें काव्य का अभिन्न अंग होना चाहिए और उन्हें कवि की दृष्टि से जुड़ा होना चाहिए। ये गुण आने पर ही मिथक कलात्मक बन पाएंगे। तो ये हुआ अपना मिथक। अब आगे का टॉपिक है फैंटेसी। फैंटेसी शब्द है, ये यूनानी शब्द फैंटेसिया से बना है जिसका अर्थ है
मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संसार की सृजना करती है, यानी काल्पनिक आधार पर चित्रों का निर्माण करना, कल्पना के आधार पर। जैसे मानविकी कोश में फैंटेसी को स्वप्न चित्र मूलक साहित्य कहा गया है। सपनों में देखा हुआ चित्र जिसमें असंभाव्य संभावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे अपने मुक्तिबोध की कविताएं हैं, अंधेरे में, ब्रह्मा राक्षस इत्यादि क्या है, फैंटेसी है। फैंटेसी कल्पना पर आधारित होती है, जिसे दीवा स्वप्नात्मक अथवा दुस्वप्नात्मक मानसिक बिंब कहा जा सकता है। यह एक प्रकार की साहित्यिक तकनीक है जिसका संबंध मनुष्य के स्वप्न और अवचेतन में घटित होने वाली घटनाओं की ऐसा बिंबावलियों से है जो विघटित और बेतरतीब होती है, यानी इनका कोई क्रम नहीं होता। जैसे मुक्तिबोध की कविता है ब्रह्मा राक्षस। ब्रह्मा राक्षस में मुक्तिबोध ने एक बावड़ी का चित्रण किया है और इसमें एक राक्षस, जो ब्रह्मा राक्षस कहा है इसको, जिसकी अधूरी इच्छाएं थी, पूरी नहीं हो सकी और वो किस प्रकार उनको पूरा करता है को चित्रित किया है फैंटेसी के माध्यम से। प्रसिद्ध कवि एवं समीक्षक मुक्तिबोध के अनुसार फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का, अनुभूत जीवन समस्याओं का, इच्छित विश्वासों और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है। इनकी कविताएं ब्रह्मा राक्षस एवं अंधेरे में फैंटेसी का प्रयोग किया गया। अब फैंटेसी का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके 3 प्रयोजन हैं, 3 कारण हैं। मनोरंजन, दूसरा है यथार्थ से पलायन और तीसरा है दोषयुक्त मानव और दोषयुक्त संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण से विचार करना। देवकीनंदन खत्री, नाम सुना होगा आपने, देवकीनंदन खत्री, जिन्होंने चंद्रकांता उपन्यास लिखा। चंद्रकांता उपन्यास देखा होगा, जिसमें अय्यार होते हैं, तिलस्मी घटनाएं होती है, तो उसमें फैंटेसी है। देवकीनंदन खत्री ने तिलस्मी उपन्यासों में जिस फैंटेसी का प्रयोग किया है उसका उद्देश्य मनोरंजन और यथार्थ से पलायन है, जबकि मुक्तिबोध की कविताओं में प्रयुक्त फैंटेसी का उद्देश्य मानव एवं संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। तो ये अपने टॉपिक मिथक, फैंटेसी, प्रतीक और बिंब ये पूरा हो गया है। अगली कक्षा में हम नए बिंदु को शुरू करेंगे। धन्यवाद।